कांग्रेस ने ईरान का समर्थन करके अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने की कोशिश की है। उसने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वे इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष में किसी का भी पक्षकार नहीं बन रही, बल्कि वो तटस्थ है, यानी वो ईरान या इजराइल में से किसी एक पक्ष पर भी साथ नहीं दे रही। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार 21 जून 2025 को द हिंदू अखबार में एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने ईरान को समर्थन दिया और मोदी सरकार की निष्पक्ष नीति की आलोचना की। यह कदम कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने अपने घरेलू मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए उठाया, जो उम्मा मुस्लिम समुदाय के हित में ईरान के साथ खड़ा है और इस बात को नजरअंदाज कर रहा है कि ईरान एक शिया बहुल देश है जब बात इजराइल के साथ संघर्ष की आती है। सोनिया गांधी ने अपने लेख में ईरान को पश्चिमी देशों और इजराइल की आक्रामकता का शिकार बताया। उन्होंने यह भी दावा किया कि अली होसैनी खामनेई के नेतृत्व वाला इस्लामी गणराज्य भारत का लंबे समय का दोस्त रहा है। अपने दावों को सही साबित करने के लिए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने लिखा, 1994 में ईरान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव को रोकने में मदद की थी, लेकिन सोनिया गांधी ने यह नहीं बताया कि ईरान ने कश्मीर पर कई बार अपना रुख बदला है और उसके सुप्रीम लीडर ने सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ कई बार गलत बयान दिए हैं। ईरान ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन OIC के कश्मीर संपर्क समूह में कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया है, जिससे पाकिस्तान के रुख को बल मिलता है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने भी जम्मू कश्मीर, जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, उस पर अपनी इस्लामी गणराज्य की स्थिति को साफ कर दिया है। साल 2017 से ईरान के सुप्रीम लीडर ने कई बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट में कश्मीर को स्वतंत्र देश क्षेत्र दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने बदनाम तरीके से कहा था, हर किसी को यमन, बहरीन और कश्मीर के लोगों का खुलकर समर्थन करना चाहिए। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के तुरंत बाद अली होसैनी खामनेई ने ट्वीट किया, हम कश्मीर में मुसलमानों की स्थिति को लेकर चिंतित है। हमारी भारत के साथ अच्छे संबंध है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार कश्मीर के सम्मानित लोगों के प्रति निष्पक्ष नीति अपनाए और इस क्षेत्र में मुसलमानों पर अत्याचार और दमन को रोके। मार्च 2022 में एक और ऐसा ही ट्वीट आया, दुनिया भर के मुसलमानों के दिल भारत में मुसलमानों के नरसंहार से दुखी है। भारत सरकार को कट्टर हिंदुओं और उनकी पार्टियों का सामना करना चाहिए और मुसलमानों का नरसंहार रोकना चाहिए, ताकि भारत इस्लामी दुनिया से अलग थलग न पड़े। वहीं पिछले साल खामनेई ने पोस्ट किया, इस्लाम के दुश्मन हमेशा हमें हमारी साझा इस्लामी पहचान के प्रति उदासीन बनाने की कोशिश करते हैं। हम खुद को मुसलमान नहीं मान सकते अगर हम म्यांमार, गाजा, भारत या किसी अन्य जगह पर एक मुसलमान के दुख से बेखबर रहे। इससे साफ है कि ईरान भारत का लंबे समय का दोस्त नहीं है, खासकर जब बात जम्मू कश्मीर की आती है। दूसरी ओर इजराइल ने हमेशा भारत का खुलकर समर्थन किया है और पाकिस्तान के खिलाफ युद्धों में हमारी मदद की है। सोनिया गांधी का द हिंदू में लिखा लेख, जिसमें इजराइल को बदनाम किया गया और ईरान की तारीफ की गई, इसका कूटनीति से कम और देश के भीतर अपने मुख्य वोट बैंक इस्लाम के साथ वैचारिक तालमेल से ज्यादा लेना देना है, खासकर चुनावों से पहले। इजराइल ईरान संघर्ष ने कांग्रेस को अपने मुस्लिम समर्थकों को यह संदेश देने का मौका दिया कि यह पुरानी पार्टी यहूदी इजराइल के खिलाफ उम्मा के साथ खड़ी है। यही कारण है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी वाड्रा ने इस साल मार्च में इजरायली सरकार पर हमला बोला था। सोनिया गांधी ने अपने लेख में मोदी सरकार पर इजराइल ईरान संघर्ष में किसी का पक्ष न लेने का आरोप लगाया। सोनिया ने लिखा, इस मानवीय आपदा के सामने नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत की लंबे समय से चली आ रही और सिद्धांतवादी नीति को लगभग छोड़ दिया है, जिसमें एक स्वतंत्र संप्रभु फिलिस्तीन की कल्पना की जाती थी, जो इजराइल के साथ आपसी सुरक्षा और सम्मान के साथ शांति में रहे। सोनिया ने आगे लिखा, गाजा में तबाही और अब ईरान के खिलाफ बिना उकसावे की आक्रामकता पर नई दिल्ली की चुप्पी हमारी नैतिक और कूटनीतिक परंपराओं से एक परेशान करने वाला विचलन है। यह न केवल आवाज की हानि है, बल्कि मूल्यों का समर्पण भी है। अभी भी देर नहीं हुई है, भारत को स्पष्ट बोलना चाहिए, जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और पश्चिमी एशिया में तनाव कम करने और बातचीत की ओर लौटने के लिए हर कूटनीतिक रास्ते का इस्तेमाल करना चाहिए। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।